बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट जो आपका लेक्चर था उसमें अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था इमरजेंसी मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट अटैक। उसके बाद फिर हमने ये पढ़ा था कि प्री हॉस्पिटल मैनेजमेंट में क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, वंस द पेशेंट हैज रीच द हॉस्पिटल, अब क्या क्या कुछ करना होगा उसको अगर हम देखें तो उसके अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ब्लड टेस्ट करने हैं अपने पेशेंट के। कंप्लीट ब्लड काउंट बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसमें फिर ये भी पता चलेगा कि आपको कोई और जो कंडीशंस हैं लाइक इन्फेक्शंस वगैरह उनको रूल आउट करना है या नहीं करना। ठीक है जी, तो वो तमाम चीज़ें पता चलेंगी। पेशेंट का जो है वो ब्लड स्टेटस क्या है, प्लेटलेट लेवल्स कैसे हैं, नॉर्मल है या नहीं है, वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है अगर आगे जाके आप देख रहे हैं तो वो तमाम चीज़ें देखनी होंगी। उसके बाद फिर आपके पास है ट्रोपोनिन। जैसे मैंने आपको बताया था कि ट्रोपोनिन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट एक मार्कर है आजकल। इसके बगैर जो है आप डायग्नोसिस जो है कंफर्म नहीं कर सकते। रीनल फंक्शन टेस्ट इसलिए किए जाते हैं ये देखने के लिए अगर ओल्ड एज पेशेंट है तो ज़्यादातर देखा जाता है कि उनका किडनी फंक्शन कैसा है, नॉर्मल है या नहीं है। आपको जो है वो ड्रग्स की डोज एडजस्टमेंट्स करनी है या नहीं करनी है। इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स जो हैं वो यूजुअली अप डाउन हो रहे होते हैं और हार्ट की टिश्यू के ऊपर जो अफेक्ट आता है वो सबसे ज्यादा पोटेशियम लेवल्स के आता है। ठीक है जी, अब आपको मालूम है कि तीन जो एनायंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम, सोडियम एंड पोटेशियम। तो उनको मेंटेन करना भी जरूरी है, उनके लेवल्स का बराबर होना भी इंतहा जरूरी। अगर आपको नॉर्मल फंक्शनिंग हार्ट चाहिए तो इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स रेगुलर चेक होते हैं और उसकी बेस पर जो है वो फिर पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया जा रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल पोटेशियम की डेफिशिएंसी हो रही है तो पोटेशियम सप्लीमेंटेशन दी जाएगी। अगर पोटेशियम की बहुत ज्यादती हो रही है तो पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स बंद करके थायराइड डायरेटिक्स दिए जाएंगे। मतलब मैनेजमेंट के लिए आपको ये देखना पड़ेगा पेशेंट डायबिटिक है कि नहीं है, ये बहुत जरूरी चीज है, उसको देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है आगे की फर्दर मैनेजमेंट के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल पेशेंट को जब अल्लाह करे सर्वाइव हो जाता है तो जब पेशेंट को बाहर भेजा जाएगा तो उसका लिपिड प्रोफाइल किस लेवल के ऊपर है। अगर लिपिड प्रोफाइल बहुत खराब है, टीजीज बढ़े हुए हैं, HDL कम है, LDL और VLDL बहुत ज्यादा है, कोलेस्ट्रॉल में इंतहा पड़ा हुआ है, तो आपको हर सूरत में लिपिड लोअरिंग एजेंट्स की जरूरत पड़ेगी। ऑब्वियस सी बात है, उसके लिए आपके पास लिपिड प्रोफाइल होना जरूरी है। सी रिएक्टिव प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। सी रिएक्टिव प्रोटीन जो है वो यूजुअली जो क्रॉनिक कंडीशंस होती हैं उनको मॉनिटर कर रहा होता है। अगर आपका सी रिएक्टिव प्रोटीन जो है वो अगर 2 डिजिट नंबर के अंदर रहता है और उसमें भी जो फर्स्ट एंड सेकंड डेकेड के अंदर रहता है तो ठीक रहता है। अगर उससे ऊपर के नंबर्स आ रहे हैं तो दैट मीन्स कि आपका सी रिएक्टिव प्रोटीन काम कर रहा है और काफी तेजी से काम कर रहा है और उसकी वजह से ये है कि कोई ना कोई क्रॉनिक इलनेस है जो कि पेशेंट को सफर करवा रही है। जैसे कि हमें मालूम है कि मायोकार्डियल इंफार्क्शन तो अभी हुआ है तो साथ में कोमॉर्बिडिटीज वगैरह भी देखनी होंगी जो आगे हम अभी मेंशन करने वाले हैं। तो वो जो कोमॉर्बिडिटीज देखी जाती हैं उसके लिए फिर ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती हैं इसके बाद फिर आपके पास आता है क्लॉटिंग टेस्ट। आपको मतलब इसका जो इनका जो क्लॉटिंग प्रोफाइल है वो देखना जरूरी है। पेशेंट अगर क्लॉटिंग खराब है तो आपको थ्रोम्बोलाइसिस वगैरह के मसाइल हो जाएंगे। अगर प्री हॉस्पिटल मैनेजमेंट के दौरान यानी प्री हॉस्पिटल मैनेजमेंट के दौरान इनको थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स दे दिए तो हो सकता है कि ब्लीडिंग जो है वो ना हो रही हो, क्लॉटिंग। उसको देखने के लिए कि मेडिकेशन कंटिन्यू करनी है या नहीं करनी है आपको उसके लिए भी देखना पड़ता है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि ब्लड टेस्ट यूजुअली लोग समझते हैं कि डायग्नोसिस बनाने के लिए किए जा रहे हैं, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट एट इन दी हॉस्पिटलाइज पेशेंट जो होता है वो प्रोग्नोसिस के लिए होते हैं। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायग्नोसिस एंड प्रोग्नोसिस? डायग्नोसिस का मतलब क्या है कि आप जो है वो कंफर्म करना चाह रहे कि फलानी डिजीज जो आपने जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको देखते हुए आपने जो डिजीज सस्पेक्ट की है वही डिजीज है या नहीं है। ठीक है, प्रोग्नोसिस ये है कि आपने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है और अब वो ट्रीटमेंट कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, इज योर ट्रीटमेंट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन और नॉट। उसके लिए भी आपको प्रोग्नोस्टिक टेस्ट मतलब यही जो ब्लड टेस्ट हैं वो करने पड़े होते हैं जो कि आपको फिर प्रोग्नोसिस बता रहे होते हैं। अच्छा जी, उसके अलावा फिर मॉनिटर लगाना, ऑब्वियसली कंटिन्यूस स्क्रीनिंग चल रही होती है, मॉनिटर लगाया हुआ होता है, बीपी रेगुलेट हो रहा होता है, हार्ट रेट रेगुलेट हो रहा होता है, ऑक्सीजनेशन रेगुलेट हो रही होती है, ईसीजी का पैटर्न मुस्तकिल आ रहा होता है, ऑक्सीमीटर लगा हुआ होता है ताकि ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक की जा सके। और उसके अलावा अगर पेशेंट को ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो रही है तो ऑक्सीजन लगाना, फिर पेन का रिलीफ करना। और अगर सांस लेने में बहुत ज्यादा दुश्वारी हो रही है, यूजुअली अगर कॉम्प्लिकेटेड केस है, 2 या 3 हो चुके हैं, हार्ट फेलियर के साथ MI हुआ है,
तो यूजुअली पेशेंट को जो है वो ब्रीदिंग डेफिशिएंसीज हो रही होती हैं, तो आपको सीपैप या फिर वेंटिलेटर का भी डिसीजन करना होता है, तो उसके लिए आपको फिर आर्टीरियल ब्लड गैसेस की भी जरूरत पड़ती है। सो वो ब्लड टेस्ट भी आपको जरूरी करवाना होता है, क्योंकि अगर आपका ऑक्सीमीटर पे अगर अच्छी खासी ऑक्सीजन लेवल्स गिर गए तो फिर आर्टीरियल ब्लड गैस जो है, यानी आर्टीरियल जो मतलब मेन जो आर्टरीज होती हैं वहां से ब्लड निकाल के फिर उनकी ब्लड गैस लेवल्स चेक किए जाते हैं। तो उसकी बेस पर डिसाइड किया जाता है कि पेशेंट को खाली ऑक्सीजन थेरेपी के साथ कंजर्वेटिव थेरेपी पे रखना है या उसको जो है वेंटिलेटर पे लेके जाना है। अगर तो कंजर्वेटिव थेरेपी पे है तो टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर कहलाता है, और अगर वेंटिलेटर के ऊपर लेकर जा रहे होते हैं पेशेंट को तो वो टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर कहलाता है। तो ये तमाम चीजें भी देखनी जरूरी होती हैं। अगेन ये तमाम काम हॉस्पिटलाइजेशन के ड्यूरेशन में हो रहा होता है। अच्छा, इसके अलावा फिर पेशेंट जो है उनके कुछ रिस्क स्कोरिंग की जाती है। रिस्क स्कोरिंग के हवाले से मैं बता दूं कि कुछ सॉफ्टवेयर्स बना लिए गए हैं जिसमें आप यूजुअली ये डिसाइड कर सकते हैं कि पेशेंट का आगे का सर्वाइवल कैसा है, डिपेंडिंग अपॉन द पैरामीटर्स विच यू हैव टेकन आउट फ्रॉम द अबव मेंशन्ड ब्लड टेस्ट। और जो आप कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करें पेशेंट की उससे, और जो उसकी जो हिस्ट्री ली है उनमें से कुछ पैरामीटर्स लेके और आप जो है वो फिर रिस्क स्कोरिंग कर सकते हैं, ये देखने के लिए कि ये जो पेशेंट है ये आगे कितने साल तक चल सकता है, जिंदा रह सकता है या नहीं रह सकता। 6 महीने का रिस्क स्कोर है या उससे ऊपर की इसकी लाइफ जो है वो मेंटेन हो सकेगी, डिपेंडिंग अपॉन द पैरामीटर्स विच आर या वेरिएबल्स विच आर अवेलेबल राइट नाउ। उसकी बेस पर आप मैनेजमेंट करके एनालिसिस कर रहे होते हैं और उसी की बेस पर जो है वो आप ट्रीटमेंट और जो डिस्चार्ज वगैरह के ऊपर जो टेक होम मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करते हैं वो उसी की बेस पे करते हैं। अच्छा, ये जो तीन चीजें हैं जिसमें आप सबसे पहले जो है वो रिस्क स्कोरिंग करते हैं। आम, आम, देख लेते हैं इसको। ये रिस्क स्कोरिंग किस तरह से है कि आपका पेशेंट जो है वो, ये जो ऊपर एक वर्ड लिखा हुआ है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखिए, नॉन STEACS। इसका मतलब क्या है? नॉन ST मींस जो आपकी जो ST वेव सेगमेंट है वो, ST सेगमेंट एलिवेशन, यानी पेशेंट को MI है लेकिन उसकी ST सेगमेंट एलिवेटेड नहीं है, और लेकिन उसको कॉरोनरी सिंड्रोम है, अक्यूट कॉरोनरी सिंड्रोम है उसको, लेकिन उसका जो ECG में उसको जो ST सेगमेंट है उसकी एलिवेशन नहीं मिल रही है। अब उसके अंदर जो है आप ये देखते हैं कि इन हॉस्पिटल मोर्टेलिटी कितनी आ रही है, वो रिस्क स्कोरिंग की जाती है, और 6 मंथ पोस्ट डिस्चार्ज मोर्टेलिटी कितनी है वो आप चेक कर सकते हैं। कैसे करते हैं वो अभी मैं आपको बताती हूँ। फिर उसके बाद आपके पास होता है दूसरा जो क्राइटेरिया है वो क्या है कि STE यानी ST सेगमेंट एलिवेटेड अक्यूट कॉरोनरी सिंड्रोम में इन हॉस्पिटल मोर्टेलिटी कितनी है, और 6 मंथ्स पोस्ट डिस्चार्ज मोर्टेलिटी रेट या जो रिस्क है वो कितना है पेशेंट का, वो कैसे फाइंड आउट किया जाता है वो अभी हम देख लेते हैं। मैं आपको जो है इस तरफ बैक लेके जाती हूँ इसी उसके ऊपर। अच्छा, यहाँ पे ये जो लिंक मैंने आपके साथ शेयर किया है, अच्छा जी, ये जो पहला जो रिस्क स्कोर था मोर्टेलिटी का, रिस्क एंड मोर्टेलिटी कैलकुलेटर है, ये जो मैंने आपको लिंक दिया है, ये उसको जब हम यहाँ पे डालेंगे तो ये पेज खुलकर आ जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ग्रेस अक्यूट कॉरोनरी सिंड्रोम का रिस्क एंड मोर्टेलिटी कैलकुलेटर है, जो आपको ये बताता है कि जो पेशेंट अभी आपके पास आया है वो किन किन चीजों को लेकर, यहाँ पे देखें पेशेंट के हिस्ट्री, ठीक है, एग्जामिनेशन, वॉटेवर जो आपने एग्जामिनेशन की है उसकी जो ECG हुई है वो, और जो इसकी लेबोरेटरी टेस्टिंग है, उन सबको सामने रखते हुए ये जो पेशेंट है ये कहाँ स्टैंड कर रहा है, इसकी हॉस्पिटल में मोर्टेलिटी हो जाएगी, सिचुएशन कितनी खराब है वो देखने के लिए। और अगर वो सिचुएशन इतनी खराब नहीं है कि वो हॉस्पिटल में मोर्टेलिटी हो, तो जो अगर आप उसको डिस्चार्ज करते हैं ट्रीटमेंट करने के बाद, तो उसका 6 महीने के अंदर अंदर मोर्टेलिटी का जो खतरा है वो कितना ज्यादा है।
उसके लिए अब आप ये जो पेज अगर आप खोल के देखते हैं तो देखिए, अब इसके अंदर आपके पास पैरामीटर्स आ रहे हैं। एक पेशेंट ले लेते हैं उठा के, कोई सा भी पेशेंट सस्पेक्ट करते हैं कि क्या चल रहा है उसके साथ ना। तो से फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है जिसको हम 60 इयर्स का पेशेंट ले लेते हैं और उसके साथ इसका जो हार्ट रेट है, अभी हमारे नोन एक केस था उसमें हमें 110 का हार्ट रेट मिल रहा था, हम वही रख लेते हैं। बीपी 120 आ रहा था और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, हाँ ऊपर वाला जो साइड है वो 120 आ रहा था। क्रिएटिनिन जो थी पेशेंट की वो आ रही थी 67 माइक्रोमोल्स पर लीटर। कार्डियक अरेस्ट एट द टाइम ऑफ एडमिशन नहीं था, पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट नहीं था। एसटी सेगमेंट एलिवेशन ऑन ईकेजी थी, ठीक है जी। उसके बाद एबनॉर्मल कार्डियक एंजाइम्स यस थे। उसके बाद कंजस्टिव हार्ट फेलियर था या नहीं था, रेल्स एंड जेवीडी था, बढ़ा हुआ था, पल्मोनरी एडिमा था या कार्डियोजेनिक शॉक था, पल्मोनरी एडिमा था, सांस लेने में डिस्निया था, परेशानी हो रही थी, ठीक है जी। अब यहाँ पे आने के बाद अगर आप देखें तो इसने आपका एक जो है वो कैलकुलेट किया है रिस्क। 147 पॉइंट्स बन रहे हैं, जो भी इसके ऊपर जो नंबरिंग की हुई थी इन तमाम पैरामीटर्स को सामने रखते हुए, जो 8 पैरामीटर्स हैं इनको सामने रखते हुए आपका जो टोटल आ रहा है वो 147 पॉइंट्स का आ रहा है। और इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ फ्रॉम एडमिशन टू 6 मंथ्स इज 18%, ठीक है जी। अब अगर इसी पेशेंट का अगर फॉर एग्जांपल हम 2-3 और चीजें करके देख लेते हैं कि आगे पीछे करके कि कार्डियक अरेस्ट था से फॉर एग्जांपल पेशेंट का, तो उसकी बेस पर इसका जो रिस्क है खाली कार्डियक अरेस्ट हो जाने की वजह से 40% पे चला जा रहा है और पॉइंट्स जो हैं वो बढ़ के 177 हो गए। पल्मोनरी एडिमा की जगह पेशेंट को कार्डियोजेनिक शॉक था, साथ में कार्डियक अरेस्ट हुआ था, कार्डियोजेनिक शॉक भी था जिसमें पेशेंट को लाया गया था, एसटी एलिवेशन मिली थी, एबनॉर्मल कार्डियक एंजाइम्स भी मौजूद थे। अब आप देखिए 190 टू 60% जो है वो 6 मंथ्स के अंदर मोर्टेलिटी का रेट आ रहा है। अब अगर फॉर एग्जांपल हम इसको थोड़ा चेंज करते हैं, हम नो कार्डियक वो कंजस्टिव हार्ट फेलियर के ऊपर जाते हैं, 19% पे चला गया 60 से, बिल्कुल। कार्डियोजेनिक शॉक, पल्मोनरी एडिमा, अभी हमने सिर्फ ज्यादा से ज्यादा ये 3 चीजें चेंज की हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल में आया, एसटी एलिवेशन नहीं था, खाली, ठीक है, 11% मोर्टेलिटी है बाहर निकलने के बाद, 131 पॉइंट्स बन रहे हैं, ठीक है। एज को अगर आप ले जाते हैं, हार्ट रेट जो है वो कम करके, से फॉर एग्जांपल हम 90 करते हैं पेशेंट का, कि 90 का हार्ट रेट था 9%, यानी हार्ट रेट बढ़ने का मतलब क्या है कि पेशेंट को एरिथमियाज की भी चांसेस हो रहे हैं, यानी उसकी जो रिदम है वो अब नॉर्मल हो रहा है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होगी। से फॉर एग्जांपल ये 23 इयर्स ओल्ड का इंडिविजुअल है, अब देखिए आप 81 पॉइंट्स, 2% मोर्टेलिटी। लेकिन यही 23 इयर्स का पेशेंट जो है वो पल्मोनरी एडिमा के साथ अगर आता है और एसटी एलिवेशन होती है, 5% पल्मोनरी एडिमा, एसटी एलिवेशन के साथ अगर आ रहा है तो 10% मोर्टेलिटी है। यानी एज एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हार्ट रेट, मतलब ये तमाम चीजों को अगर आप सामने रखें तो ये एक रिस्क कैलकुलेटर निकल के आ जाता है और जिससे आपको ये पता चल सकता है कि आपने पेशेंट को किस तरह से मैनेज करना है। अच्छा, यूज क्या है इस कैलकुलेटर को इस्तेमाल करने का फायदा क्या है? इस कैलकुलेटर को इस्तेमाल करने का फायदा ये है कि इससे आप जो है वो आप देख सकते हैं कि अगर जितना रिस्क बढ़ता जा रहा है उतना आपकी जो मैनेजमेंट है वो अग्रेसिव होती चली जाएगी, जितना रिस्क कम है उतना आपके लिए परेशानी का भी मामला कम है और उसके अलावा ये है कि आपका पेशेंट जो है वो सर्वाइव भी अच्छी तरह करेगा और रिकवर भी बहुत अच्छी तरह से करेगा। तो बेसिकली ये इंफॉर्मेशन है जो हमें इस चीज से मिलती है। अच्छा, इसके बाद एक और जो आपके पास जो कैलकुलेटर है वो है ब्लीडिंग कैलकुलेटर। अच्छा, वो क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? वो इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि आप कितना पेशेंट को थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स दे सकते हैं पेटेंसी मेंटेन करने के लिए, ये उसके लिए है, ठीक है जी। तो एक और जो इसके साथ जो हमारे पास जो दूसरा वाला जो था, एक मिनट ठहरिएगा, दूसरा वाला जो हमारे पास जो लिंक था मैं उसको कॉपी करती हूँ, ब्लीडिंग रिस्क स्कोर जो है वो, मैं उसको अब यहाँ पे कॉपी कर रही हूँ। ये पेज खुलने लगा है अभी। Now we have HAS bleed score for major bleeding risk, ठीक है जी। When to use it?
ठीक है, आप यूजुअली जब अगर कोई हेमोरेजिक डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम है जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स का, से फॉर एग्जांपल पेशेंट जो है वो आया है डेंगू में आया है, हम कहते हैं ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं, तो कोई से भी ब्लड डिस्क्रेजियाज अगर हैं उसके अंदर आप चेक करेंगे। लेकिन उसके अलावा एमआई के पेशेंट के लिए आप क्यों चेक करेंगे? क्योंकि आप उनको जो है वो एंटी थ्रोम्बोटिक एजेंट्स, फिब्रिनोलाइटिक एजेंट्स दे रहे हैं, उसमें ये ब्लीडिंग स्कोर चेक करना बेइंतहा जरूरी हो जाता है, ताकि आपको ये पता चल सके कि आप मजीद कितना मेडिकेशन इस्तेमाल कर सकते हैं पेशेंट के लिए। क्योंकि ये ना हो कि एक लेवल पे जाके पेशेंट जो है वो ब्लीड करना शुरू कर दे, या उसको जो है वो पेटेकियाए, हेमरेजेस, हीमाटोमास बनना शुरू हो जाए। तो उस चीज से बचाने के लिए जो है आप उसको पेशेंट का ये देख रहे होते हैं। अब इसके जो पैरामीटर्स हैं वो अब आप देख सकते हैं कि जी हाइपरटेंशन है, अनकंट्रोल्ड है, ग्रेटर देन 160 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, सिस्टोलिक आ रहा है तो आप उसको यस लिखेंगे और उसके पॉइंट्स कितने हो जाएंगे? +1 हो जाएगा। रीनल डिजीज में अगर पेशेंट डायलिसिस पे है, ट्रांसप्लांट हुई हुई है उसकी, या क्रिएटिनिन जो है वो ग्रेटर देन 200 माइक्रोमोल पर लीटर आ रहा है, तो आप रीनल डिजीज काउंट करेंगे तो यस लिखेंगे। अदरवाइज अगर इनमें से कोई भी चीज नहीं है तो आपने इसको नो ही रहने देना है। लिवर डिजीज में सिरोसिस है या बिलीरुबिन जो है वो 2 टाइम्स नॉर्मल से ऊपर चली गई है, और एएसटी, एएलटी और एपी जो इनके टिपिकल लिवर के एंजाइम्स हैं, एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेज, एलेनिन ट्रांसएमिनेज, ठीक है, अगर ये ग्रेटर देन 3 से मतलब 3 टाइम से नॉर्मल बढ़े हुए हैं तो फिर आप उसको जो है वो लिवर डिजीज काउंट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। पेशेंट को प्रीवियस हिस्ट्री स्ट्रोक की है या नहीं है वो चेक करेंगे। प्रायर मेजर ब्लीडिंग हुई है कभी, या ऐसी कोई कंडीशन बनी कि ब्लीडिंग हो सकती थी, नहीं बनी है, तो आप इसको नो ही रहने देंगे। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फिर लेबाइल आईएनआर जो है वो ये है कि आपका जो है वो आप देखते हैं आईएनआर जो है इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो, सॉरी। अच्छा, इसमें ये होता है कि आपका जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम है वो जो नॉर्मल और एक पेशेंट का लिया गया है, जो नॉर्मल एक जो स्टैंडर्ड है उससे उसको कैलकुलेट करके आईएनआर निकाला जाता है। अगर आईएनआर जो है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, मुस्तकिल चेंज हो रहा है, तो दैट मीन्स कि ये जो है वो प्रॉब्लमेटिक है। तो अगर वो ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप उसको यस लिखेंगे, अदरवाइज नो लिखेंगे। एज जो है वो +65 है या नहीं है, उस पे फिर इसकी रिस्क स्कोरिंग जो है वो चेंज हो जाएगी। अब उसके अलावा अगर आप पेशेंट को पहले से प्रिस्क्राइब की हुई है एनसेड्स, क्लोपिडोग्रेल, एस्पिरिन वगैरह, तो देखेंगे अल्कोहल यूज करते हैं या नहीं करते हैं, प्लस और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 ड्रिंक्स पर वीक। मैंने आपको याद है बताया था कि 2 ड्रिंक्स पर वीक का जो लिमिटेशन है उसमें 2 ड्रिंक्स से मुराद क्या है वो आप जानते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे अब से फॉर एग्जांपल हमारा एक पेशेंट है जिसको हाइपरटेंशन है, रीनल डिजीज नहीं है, रीनल डिजीज के नहीं है, ये सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है, लिवर डिजीज भी नहीं है, स्ट्रोक की हिस्ट्री भी नहीं मिल रही है, पहले कोई ब्लीडिंग भी नहीं हुई है, आईएनआर नॉर्मल में है, लेकिन एज जो है वो 65 हो गई है। ठीक है जी। मेडिकेशन एनसेड मुस्तकिल मिल रही है, अल्कोहल यूज नहीं है। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप रख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? पेशेंट इज एट हाई रिस्क। 3 पॉइंट्स आ रहे हैं, कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं आप देख सकते हैं, एज, मेडिकेशन और इसके अलावा क्या चीज है? हाइपरटेंशन। ये 3 चीजों की बेस पर पेशेंट जो है वो एट हाई रिस्क आ चुका है फॉर मेजर ब्लीडिंग, एंड व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू सजेस्ट ऑल्टरनेटिव कोगुलेंट्स। ठीक है जी। ये एक पॉइंट हो गया। अब अगर से फॉर एग्जांपल मेरे पास ऐसे कोई नहीं है, हम एक और पेशेंट लेते हैं जिसको हाइपरटेंशन से फॉर एग्जांपल नहीं है, लेकिन उसको रीनल डिजीज हुई हुई है। ठीक है जी। रीनल डिजीज हुई हुई है और उसको स्ट्रोक की हिस्ट्री भी है। ठीक है। इसके अलावा इसका जो है वो एज 65 से ग्रेटर नहीं है। तो अब अगर हम इसको देखते हैं, ऑब्वियसली मेडिसिन प्रिस्क्राइब हुई हुई है, तो अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है कि एंटीकोगुलेशन चेंज कर की जरूरत है। अगर सिर्फ फॉर एग्जांपल एंटीकोगुलेंट्स नहीं इस्तेमाल हो रहे हैं तो पेशेंट को इस कंडीशन में, यानी उसको स्ट्रोक की हिस्ट्री है और उसको रीनल डिजीज है,
तो आप क्या करें, एंटीकोगुलेशन कैन बी कंसिडर्ड हाउएवर पेशेंट डज हैव मॉडरेट रिस्क ऑफ मेजर ब्लीडिंग। ठीक है जी, यानी अराउंड 2 पेशेंट्स टू आउट ऑफ 100 पेशेंट्स पर ईयर विल बी अफेक्टेड। अगर ऐसी हिस्ट्री है तो उसमें इतने चांसेस हैं, यानी समझ लें कि 2% चांसेस हैं एक बंदे के ब्लीडिंग डिसऑर्डर में जाने के, मेजर ब्लीडिंग में जाने के। ठीक है, अब इस तरह से जो है आप पेशेंट का निकाल सकते हैं, लेकिन हाँ ये जरूर इसमें उन्होंने बताया है कि ये है तो अच्छा तरीकाकार, लेकिन इतना ऑथेंटिक नहीं है। बहुत सारी जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं उनको ये बाईपास कर जाता है या नहीं हो पाता। लेकिन एक पेशेंट जो एमआई की जो पेशेंट्स हैं उनके लिए उन्होंने ये कहा है कि आप अगर ये करेंगे सिर्फ इसलिए कि आपको पता चल सके कि आपने पेशेंट को मजीद कुछ देना है या नहीं देना है, मतलब एज फार एज व्हाट इज कंसर्न, as far as your anticoagulants are concerned। ठीक है जी, उसके बाद फिर आपके पास आ जाता है जो थर्ड, आपके पास जो है कोमॉर्बिडिटी का एक रिस्क स्कोर है, वो भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ ताकि आपको एक दफा में कंफर्म हो जाए तमाम चीजें। ये कोमॉर्बिडिटी का जो इंडेक्स है, इन तमाम के लिंक्स मैंने आपको दे दिए हैं ताकि अगर आपको जरूरत हो तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, इसमें इन्होंने क्या दिया हुआ है, ये कोमॉर्बिडिटी जो है वो चार्ल्सन्स कोमॉर्बिडिटी इंडेक्स कहलाता है। और इसका जो काम है वो ये है कि आप इससे देख सकते हैं कि जी पेशेंट जो है वो इन एडिशन टू एमआई और क्या क्या उसको प्रॉब्लम्स हैं या हो सकती हैं, और उसकी वजह से उसका जो नेक्स्ट 10 इयर्स का जो सर्वाइवल है वो कितना बन रहा है। ठीक है, जिससे फॉर एग्जांपल पेशेंट जो है वो हमारे पास 70-79 के दरमियान का पेशेंट है, एमआई उसको नहीं हुआ हुआ। ठीक है जी, अच्छा उसके बाद फिर कंजस्टिव हार्ट फेलियर उसको है, फिर पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज भी है उसे, यानी उसको इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन भी होते हैं, तकलीफ भी रहती है पैरों में, पैर सूज भी जाते हैं। ठीक है, इस तरह की जो कंडीशन है वो ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक या सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट की कोई हिस्ट्री नहीं है, पेशेंट को कभी इस तरह का कोई अटैक नहीं हुआ है। ये जरूर हुआ है, अच्छा कॉग्निटिव डेफिसिट से मुराद क्या है कि पेशेंट को थोड़ी देर के लिए जो है वो अपनी सराउंडिंग से मतलब वो हो गया कि जी वो सराउंडिंग से थोड़ी देर के लिए बेबहरा हो गया, एक तरह से समझ लीजिए गए उससे। फॉर एग्जांपल इसको हम यस कर रहे हैं, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, कनेक्टिव टिश्यू डिजीज भी मौजूद है। ठीक है जी, और पेप्टिक अल्सर डिजीज नहीं है, लिवर जो है वो नहीं है एबनॉर्मल, डायबिटीज जो है वो अनकॉम्प्लिकेटेड में है, और हेमीप्लीजिया नहीं है, मॉडरेट टू सिवियर क्रॉनिक किडनी डिजीज नहीं है, सॉलिड ट्यूमर्स भी नहीं है। ठीक है जी, जब ऐसा है तो 9 पॉइंट्स बन रहे हैं, और उसका मतलब क्या हो रहा है कि अगले 10 साल के सर्वाइवल के 0% चांसेस। ठीक है, अब अगर से फॉर एग्जांपल इतनी तमाम सारी चीजें हैं तो इसका मतलब ये जरूर हो सकता है कि पेशेंट जो है वो एट हायर रिस्क है और उसकी जो है ज्यादा देखभाल की जरूरत है, तो जितनी देखभाल करेंगे उतना वो चला लेगा। लेकिन जो चांसेस हैं, जो हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करते हुए जो चांसेस हैं नेक्स्ट 10 इयर्स को सर्वाइव करने के, वो नहीं। आ रही बात समझ में? ये इस तरह से आप जो है वो इन कोमॉर्बिडिटीज के तहत जो है वो अगले 10 साल का जो है आप वो कर रहे होते हैं प्रोडिक्शन। ठीक है जी, तो दिस वाज ऑल। एक मिनट ठहर जाए, मैं आपको वापस से उसी के ऊपर ले जाती हूँ जहां से हमने स्टार्ट किया था। सो बेसिकली अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये वो तमाम चीजें हैं जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट अगर है तो उसके साथ ये तमाम चीजें जो है आप मैनेज करेंगे, देखेंगे, और फिर जो है वो पता चलेगा कि क्या करना है इसके साथ। अच्छा जी, दोबारा अगर हॉस्पिटल मैनेजमेंट के अंदर ही हमारे पास 2 कंडीशंस बनती हैं। एक तो बनता है एमआई, स्टेबल एंजाइना है, स्टेबल एंजाइना का पेशेंट था, उसको एमआई का अक्यूट अटैक हुआ है, नो एसटी एलिवेशन, और जो आपने जो पहला जो ग्रेस मोर्टेलिटी वाला जो था उसमें अगर आपने देखा तो पेशेंट जो है वो लो रिस्क के ऊपर है। ठीक है, एक तो वो उसको कैसे मैनेज किया जाएगा वो चीज,
और फिर एक और बिल्कुल उसके ऑपोजिट जो सिचुएशन है वो ये है कि जी एमआई का पेशेंट है, अनस्टेबल एंजाइना था, पॉजिटिव एसटी एलिवेशन है, और जो आपका जो 6 मंथ का जो ग्रेस का जो आपने जो मोर्टेलिटी का जो रिस्क एनालिसिस किया है उसके हिसाब से हाई रिस्क पेशेंट आ रहे हैं। अब दोनों जो कंडीशंस हैं उनको मैनेज कैसे किया जाएगा? कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। प्रासुग्रिल जो है या फिर टिकाग्रेलोर प्लस एस्पिरिन जो है वो दी जाएगी। ब्लीडिंग रिस्क अगर मिनिमल है तो उसके लिए आपको मैंने अभी बताया कि ब्लीडिंग का जो आपने जो वो जो रिस्क एनालिसिस थी वो किए, उसकी बेस पर अगर लो रिस्क का पेशेंट आ रहा है यानी उसके 1 या 2 पॉइंट्स आ रहे हैं तो उस टाइम पे आप फिर इसको जो है वो प्रासुग्रिल या टिकाग्रेलोर और एस्पिरिन इस्तेमाल करवा सकते हैं, ठीक है। ब्लीडिंग रिस्क अगर ज्यादा आ रहा है तो फिर आप क्लोपिडोग्रिल के ऊपर जाएंगे, एस्पिरिन के साथ आप प्रासोग्रिल इस्तेमाल नहीं कराएंगे, ठीक है जी। उसके बाद पेशेंट को मॉनिटर करेंगे कि पेशेंट जो है वो कंट्रोल में आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसकी जो सिम्टम्स है वो नॉर्मल हो गए, उसका ईसीजी नॉर्मल हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर इन केस नहीं हुआ है तो फिर हम अगली मैनेजमेंट की तरफ जाएंगे। कोरोनरी एंजियोग्राफी जो अनस्टेबल एंजाइना जो दूसरी कंडीशन है, इसमें आपके पास जो जो पहला ही जो चीज है वो है कि कोरोनरी एंजियोग्राफी करानी है, ठीक है, उसके बगैर काम हो नहीं सकता, ठीक है जी। अब ऐसी कंडीशन में जो परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन है, पीसीआई कहलाता है, जब वो इंटेंड कर रहे हैं आप, तो साथ में आपको पेशेंट को क्या देना पड़ेगा? प्रासुग्रिल, टिकाग्रेलोर या एस्पिरिन का कॉम्बिनेशन देना पड़ेगा, ठीक है। वो यानी ये एक तरह से समझ लें सर्जिकल मैनेजमेंट के तौर पर आप दे रहे हैं। फिर अगर ब्लीडिंग का रिस्क 70% से ज्यादा का पेशेंट है, और ब्लीडिंग का रिस्क जो है वो ऐसे पेशेंट्स में ज्यादा रहता है अगर उनको प्रासुग्रिल दी जा रही है, ठीक है जी। अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो फिर आप उनको क्लोपिडोग्रिल और एस्पिरिन के ऊपर लगा देंगे, ठीक है जी। सो दिस इज दी पेटेंट हॉस्पिटल मैनेजमेंट। अब उसके बाद फिर जाहिर सी बात है, जब आपके पास पेशेंट आया हुआ है और उसकी चीजें स्टेबलाइज हो करना शुरू किया आपने आहिस्ता आहिस्ता, मेडिकेशन जितनी आप अभी फिलहाल दे सकते थे वो दे रहे हैं, साथ में एस इनहिबिटर्स जैसे मैंने बताया दे रहे हैं आप, बीटा ब्लॉकर्स भी दे रहे हैं, और साथ में जो है वो डायरेटिक्स भी दे रहे हैं, ताकि जो पेशेंट है उसका हार्ट जो है वो उसकी ऑक्सीजन डिमांड कम रहे। लेकिन अभी पेशेंट हॉस्पिटलाइज है तो उस सूरत में आपको, और ऑब्वियसली मेजर ब्लॉक भी है, अब उसके लिए आपको जो है वो क्या करना है कि आपको रीपरफ्यूजन इंट्रोड्यूस करानी है, जरूरी है, ठीक है जी। अब इसमें क्या करेंगे आप कि आपके पास जो परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन है जिसको एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी भी कहा जाता है, वो आप स्टार्ट कैसे कराएंगे? 2 तरीके होते हैं उसके, एक फैसिलिटेटेड पीसीआई कहलाता है, एक रेस्क्यू पीसीआई कहलाता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो इससे पहले वाली जो मैनेजमेंट हो रही थी जिसके अंदर आपने पेशेंट को पहले जो है वो थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स देके देख लिया था, तो अगर तो वो थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स देने के बाद पेटेंसी मेंटेन हो गई है तो अब आप क्या करेंगे कि फैसिलिटेटेड पीसीआई करेंगे, यानी जितनी हो चुकी है पेटेंसी उसको मजीद फर्दर इनहांस करने के लिए स्टेंटिंग कर देंगे या बलूनिंग करके, और वो जो पोर्शन है वो क्लियर आउट कर देंगे बाय द थ्रोम्बस। लेकिन आपने थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स दिए और उसके बावजूद पेटेंसी अचीव नहीं हो पाई है, ठीक है, तो ये पेशेंट हाई रिस्क पे चला जाएगा, क्योंकि इसका मतलब है कि इसके डैमेज होने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए, क्योंकि वो जो मेडिसिन थी उसने रिस्पॉन्ड किया ही नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट के रेस्क्यू के लिए आप पीसीआई करते हैं, यानी उसको हर सूरत में आपने प्रॉपर तरीके से वो खोदाई करके और सारी चीजें करके साफ सुथरा करके वहां पे स्टेंट प्लेस करना पड़ता है, ताकि ब्लड वेसल जो है उसमें सर्कुलेशन रीस्टोर हो सके और पेशेंट का जो डेड टिश्यू है उसको ऑक्सीजन सप्लाई हो सके। थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट साथ में दिए जा रहे होते हैं। अगर आप देखते हैं, हाँ अच्छा, अब उसके अंदर यहाँ पे वो जो कोमॉर्बिडिटी वाला जो चार्ट था वो यहाँ पे काम आ रहा है आपके, जो हम आपको सोच रहे हैं कि अगर हॉस्पिटलाइज पेशेंट का हमने क्या करना है, तो उसमें आपको 3 चीजें, पीसीआई यानी परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन, ऑप्टिमल ड्रग थेरेपी जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स प्लस जो आपकी जो कार्डियोवास्कुलर मेडिकेशन है वो, या या सीएबीजी यानी कॉर्नरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, ठीक है, यानी बाईपास सर्जरी। अब इन तीनों के जो रिस्क बेनिफिट एनालिसिस है वो करनी पड़ेगी डिपेंडिंग अपॉन द कोमॉर्बिडिटी स्टेट एंड 10-year सर्वाइवल रेट। उसको सामने रखते हुए आप डिसाइड करेंगे कि आपने पेशेंट को ड्रग थेरेपी पे रखना है, पीसीआई की तरफ लेके जाना है, या कॉर्नरी आर्टरी बाईपास की तरफ लेके जाना है, ठीक है जी। ये एक बेसिकली एक तरीका है। इसमें एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखने वाली, वो ये है
कि एक लेवल तक आपका रिपरफ्यूजन जो है, मतलब एक टाइम ड्यूरेशन है। टाइम इज मनी इन दिस केस, बिकॉज इफ आप थोड़ा लेट हो गए और डैमेज जो है वो जरा सा इरिवर्सिबल साइड पे चली गई, तो ये जो रिपरफ्यूजन आप बड़ी मेहनत से करके कर रहे हैं वो पेशेंट को फायदा देने के बजाय मजीद उल्टा नुकसान पहुंचाएगी। ठीक है जी, तो उस चीज को बचाने के लिए जरूरी है कि जो भी चीजें करनी है वो जल्दी करनी है, और जो भी डिसीजंस लेने हैं वो मैक्सिमम स्पीड के साथ लेने हैं, कि जितनी मिनिमम टाइम के अंदर पेशेंट स्टेबलाइज हो सके और जितने मिनिमम टाइम के ऊपर जो है उसका रिपरफ्यूजन हो सके। जितना डिले करेंगे उतना खतरनाक होगा, उतनी बड़ी रिपरफ्यूजन इंजरी होगी, जो इस्कीमिया के मुकाबले में, से फॉर एग्जांपल इस्कीमिया ने 5% का टिश्यू डैमेज किया है, तो रिपरफ्यूजन इंजरी जो है वो 15 से 20% का डैमेज कॉज करेगी, क्योंकि वो फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। सो इस चीज का ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि ये किस तरह से ये तमाम चीजें की जा रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। आज के लिए इतना काफी है। अगला जो लेक्चर है वो इसके बाद, इसमें मेडिकेशन क्या इस्तेमाल करेंगे हम, कौन कौन सी जो थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स हैं वो किस तरह से इस्तेमाल करना है, उनको क्या, उनके क्या फैक्टर्स हैं, वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज।